गुड इवनिंग बच्चों। क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें। ओके, चलिए। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं बेटा, बाकी लोगों को आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको भी आना चाहिए। आप अपना नेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। ओके, हम लोग पिछली क्लास में बात स्टार्ट कर चुके थे कि किस प्रकार से अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन में, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। पहला है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखिए, अल्काइल हैलाइड के बारे में हम पहले एक बात कर लेते हैं। जब भी आपको मैं अल्काइल हैलाइड बोलूंगा बच्चों, तो एक चीज अपने दिमाग में रखना कि यहां पर जो हैलोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पहले तो ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब आपको क्या समझना है, लिविंग ग्रुप मतलब क्या? जैसे जब हम दो स्पेशीज को लेकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एंड इफ देयर इज ए पोलैरिटी इन दैट बॉन्ड, अगर उस बॉन्ड में पोलैरिटी है, एंड जो एनायन है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये एनायन ही होते हैं। तो जो लिविंग ग्रुप एनायन है, अगर वो एनायन बहुत स्टेबल है इन द प्रोवाइडेड मीडियम, ध्यान रखना अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं कोई भी एनायन, लेकिन जो प्रोवाइडेड मीडियम है उसमें अगर मान लीजिए वो बहुत स्टेबल है, तो वो उस कार्बन को छोड़ के जाना प्रिफर करता है। इट ऑलवेज प्रिफर टू लिव दैट कार्बन। वो चाहता है, कार्बन चाहता है कि नहीं, वो अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो चाहता है कि मैं इस कार्बन को छोड़ करके चला जाऊं। यहां पर ये जो एक्स है, ये एक्स प्रिफर करेगा अगर मैं इसको सुटेबल मीडियम प्रोवाइड कर दूं, तो मीडियम जो उसको स्टेबलाइज करे। अब खुद अगर मान लीजिए निकलता है एज ए एनायन, लिविंग ग्रुप एज एनायन और न्यूट्रल स्पेशीज, ये जो लिविंग ग्रुप होता है या तो एनायन के फॉर्म में होता है बच्चों, या न्यूट्रल स्पेशीज के फॉर्म में होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टेबल है उस प्रोवाइडेड मीडियम में, तो वो हमेशा प्रिफर करेगा कि मैं इस कार्बन से निकल करके चला जाऊं। ये हमेशा अपने इस कार्बन से क्या बोलेगा पता है? मैं जाऊं। कार्बन क्या बोलेगा? ना, मत जा। क्योंकि कार्बन जानता है कि अगर लिविंग ग्रुप एक्स उसके पास से चला गया तो उसकी जो वैलेंसीज वो 4 में से बच जाएगी 3, और कार्बन जब भी एक कम वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है वो होता है इंटरमीडिएट। क्या आप लोगों को पिछली क्लास का कुछ याद है जब हमने बोला था इंटरमीडिएट्स होते हैं? जब हमने इंटरमीडिएट की लिस्ट बनाई थी, तो वो जो इंटरमीडिएट्स है बच्चों, उसमें से 3 इंटरमीडिएट, कैटायन, एनायन और रेडिकल, इनमें कार्बन के 3-3 बॉन्ड थे। कितने थे? 3 बॉन्ड। एक में इलेक्ट्रॉन 6 थे, एक में 7 और एक में 8। मतलब इलेक्ट्रॉन भले ही 8 हो लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है क्योंकि उसके बॉन्ड कम है। तो ये कार्बन कभी नहीं चाहेगा
इस X को कि तुम जाओ, लेकिन क्या होता है बच्चों, एक चाहता है मैं जाऊं, दूसरा चाहता है तू मत जाए, इन दोनों में कोई एक डोमिनेट कर जाता है। अगर ये बहुत स्टेबल है तो ये हमेशा निकलना प्रेफर करेगा, और अगर इसके जाने के बाद में ये स्टेबल हो जाए, अब ये स्टेबल कैसे हो जाए, तो जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी थी, तो उस कंडीशन में ये उसको जाने से रोकता कम है, नहीं रोकता है, बट अंडर द सुटेबल सॉल्वेंट कंडीशन। एक चीज ध्यान रखना, मीडियम सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आप लोगों को बोला गया था कि जब भी आप लॉगिन करें तो देयर शुड बी प्रॉपर नेम एंड फॉर्म नंबर। फिर क्या होगा, सिस्टम से लोग आपको रिमूव कर देंगे, फिर आप इसके बाद में आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। इसलिए बेटर है कि आप जो फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से ही आप एंट्री करें बच्चों, है ना। आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, आप लोगों के लेक्चर छूट जाएंगे, समझिए। आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्काइल हैलाइड का नेचर क्या होता है। मैंने आपको क्या समझाया अभी, अल्काइल हैलाइड का नेचर क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड का नेचर होता है कि X इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इट ऑलवेज प्रिफर टू लीव दैट कार्बन, और जब भी मौका मिलेगा निकल के चला जाएगा। हेलोजन हमेशा कार्बन से बोलेगा मैं जाओ, कार्बन उसको बोलेगा तुसी ना जा, वो बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा, बोलेगा मत जा। दोनों में डिसाइड करेगा कौन, जो कंडीशन हमने दी है, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि क्या होना है। ध्यान रखना, RX बोले तो अल्काइल हैलाइड बच्चों, ये स्टेबल कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड एनी मीडियम, ये अपने आप कभी भी नहीं टूटता है, मतलब आपको कुछ एक्सटर्नल देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम अल्काइल हैलाइड से जो पहली रिएक्शन है हमारी, दैट इज वुड्स रिएक्शन। बच्चों ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वुड्स रिएक्शन 11th में भी आप लोगों ने कम से कम स्कूल एग्जाम के लिए तो पढ़ी ली होगी इसको। इस रिएक्शन में होता क्या है, तो ये रिएक्शन बोलती है कि भैया हम RX अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको मिलता है RR इज बेसिकली ए अल्केन, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप को जब आप ऐड कर दोगे तो वो अल्केन बन जाएगा RR। यहां पर ड्राई ईथर ये हम बार बार यूज करेंगे, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ड्राई ईथर जो होता है, इट इज ए डाइइथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इट इज ए डाइइथाइल ईथर। और ड्राई बोलने के पीछे पर्पस ये होता है, इट इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लैब में इसको बनाते हैं ना, तो इसमें मॉइस्चर रहता है थोड़ा, और जब हम इसको पूरी तरह से प्यूरिफाई कर लेते हैं तो ये मॉइस्चर फ्री हो जाता है, देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ वाटर इन द ईथर, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर यहां पर सॉल्वेंट का काम करेगा। हमने बोला था कि हमें एक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है, तो सॉल्वेंट का काम करेगा। सोडियम इसका रिएजेंट है, और RX ये आपका सबस्ट्रेट है, और RR इज द प्रोडक्ट। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर या तो एक आ रहे, यहां पे तो दो आ रहे, भाई मैं दो लिख देता हूं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा हिसाब किताब हमें नहीं करना होता है। मैं पिछली क्लास में भी बोल चुका था कि ये एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तो ऐसा आगे ट्वाइस लिखा जाए तो ही RR लिखेंगे, ऐसा नहीं चलता है। तो आप लोग अभी से अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए तैयार करिएगा, ठीक है।
NaX भी बनेगा भैया। अब सीधी सी बात है कि बैलेंस करोगे तो, लेकिन फिर वही बात आ गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड प्रोडक्ट जब तक आपसे नहीं पूछा जाए ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि मोर देन 99% क्वेश्चंस में साइड प्रोडक्ट को लेकर के बातें नहीं करते हैं। हमको दिक्कत नहीं है बात करने में, पर बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए हम बार बार जो है साइड प्रोडक्ट को फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटो जो है वो मेन प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उस पर होता है। ठीक है बच्चों, कोई पूछता है तो आप भी बैलेंस करना जानते हो, इतनी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आप उसको बैलेंस तो कर ही लेंगे। चलिए अब इसी रिएक्शन को एक काम करिए बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि स्लाइड्स में मैंने लास्ट स्लाइड पे लिख दिया है, तो मैं इसके बाद में फर्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। आई थिंक या बाद में अपन इसको वो कर लेंगे। आज वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है बेटा, वीडियो की क्वालिटी इधर से तो अच्छी है, ये नेटवर्क इश्यू हो सकता है ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ वेदर, है ना। अरे भाई मैं सब समझ गया हूं, लेकिन इधर से मिस्टेक होती तो ही तो सही कर पाएंगे ना हम। क्या कार्तिक, मैं समझ चुका हूं, लेकिन यहां से जो मिस्टेक होगी वही तो हम सही कर सकते ना, बाकी हम कैसे करेंगे। हाँ वापिस वो वाली स्लाइड लास्ट में दिखाता हूं ना बेटा यार। चलिए इस पे आते हैं। तो जनरली क्या होता है, बच्चों को याद करने के लिए हम बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो बच्चों, वुड्स रिएक्शन को आप ऐसे याद करना। अब मैं यहां पे DE लिखूंगा बार बार, है ना, ड्राई ईथर को मैं DE लिखूंगा, ये निकल जाएंगे। अब ये निकल जाएंगे तो देखो इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो दोनों ने मिलकर के RR बना लिया, और ये आपका ट्वाइस NaX बन गया। तो याद रखने के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसा ये बॉक्स बनाया ना, ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है कि आपने क्या करा, बॉन्ड को ऐसे लिया तोड़ा, बॉक्स बना करके और जोड़ दिया। हमने पहले भी बात की है कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना देयर मस्ट बी सम रीजन। तो यहां पर अगर हम मैकेनिज्म वाइज बात करें तो होता क्या, मतलब ये रिएक्शन होती कैसे है ना, हम उसको थोड़ा सा व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दिस फॉलोज एसिटी मैकेनिज्म। एसिटी मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक वर्ड बताया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर SET मैकेनिज्म। अब देखिए मेरे पास में RH है, अल्काइल हैलाइड, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम मेटल, अब आपको तो पता है कि सोडियम मेटल काफी रिएक्टिव होता है, और सोडियम की हमेशा एक इच्छा होती है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं। जैसे होता है ना, कोई एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में पहले से ज्यादा खुश होता है, आई लाइक इट, क्योंकि उससे मेरा ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अरे बात समझ में। अब वहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन ले लो तो वो तो जो है युद्ध करने बैठ जाएंगे, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन से आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अरे आपका फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा वो तो। उससे इलेक्ट्रॉन लेने जाओगे तो क्या करेगा, मैं नहीं देने वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लिए। लेकिन सोडियम से बोलोगे तुम इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, क्या बोलेगा पता है, ले जा यार, मतलब वो तो खुद ही ऑफर देता है, ले ले यार। क्यों, क्योंकि मैं तो चाहता हूं मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई यूज करे, शेयर करे, ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जितना होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो होगा वो ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता। तो फ्लोरीन और सोडियम में ये डिफरेंस है भैया।
अब सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जब लूज किया बच्चों, तो इसने बनाया Na पॉजिटिव एंड इट रिलीजेस ए इलेक्ट्रॉन। अब आप समझिएगा हमने क्यों ड्राई ईथर बोला। हमने ड्राई ईथर इसलिए बोला क्योंकि अगर मान लो वहां पर मॉइस्चर होता तो यह इलेक्ट्रॉन उस H2O से रिएक्ट कर जाता, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर की बात कर रहे थे। अरे बात समझ में। कनिष्का फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं और F पॉजिटिव नहीं बनता है। वाई ईथर, ईथर इज ए सॉल्वेंट बेटा। ड्राई ईथर का काम क्या है, इसका मतलब यू आर ज्वाइनिंग लेट, कहीं ना कहीं आप जो है लेट आ रहे हो। दूसरी बात प्रशांत, आपको अपना प्रॉपर फॉर्म नंबर से एंट्री करना पड़ेगी बेटा, है ना। चलिए, ड्राई ईथर का काम यह है कि यहां पर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन करवाने के लिए, वो सॉल्वेंट हम लोग ड्राई ईथर ले रहे हैं। मैं आप लोगों के चैट पढ़ना थोड़ा सा कम करूंगा क्योंकि जो मैं बताता हूं उसी को आप लोग क्वेश्चन में फिर डालते हैं, इसका मतलब आप प्रॉपर सुन नहीं रहे हैं। यस, तो अब देखिए ये जो RX, इसमें R में पॉजिटिव, मतलब R थोड़ा थोड़ा डेफिशिएंट टाइप का हो गया है। अरे भाई X बोल रहा है ना, मैं जाऊंगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट आउट हो रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं तो कार्बन जो है वो थोड़ा सा डेफिशिएंट टाइप का हो रहा है। तो वो जो कार्बन है वो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होने लगेंगे तो कार्बन के पास देखिए वो सिंपल सा हिसाब किताब है, मैं जाओ मत जाए, मैं जाओ मत जाए, इलेक्ट्रॉन मिला तू जा। हेलोजन को रोक रहा था ना कार्बन, इधर से इलेक्ट्रॉन मिला कोई और सोर्स से, तू जा। अरे भाई तेरी जरूरत मुझे तब तक थी जब तक मेरे पास में दिक्कत है, अब मुझे कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल रहा है। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ R, यहां पर मैं लिख देता हूं X माइनस। आप देखिए एरो, अगर ये बॉन्ड टूट रहा है मतलब हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। आप नोट कर सकते हो ये बात कि जो हेलोजन, जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के जाते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया, अब इस R पे हिसाब लगाना पहले। इनिशियली R के पास में आपके पूरा है, जैसे ही हेलोजन गया उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड और टूट गया, बॉन्ड तो टूटा और इलेक्ट्रॉन भी लेके गया, बचे 3, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो जो 3 उसके बॉन्ड है वो तो प्योरली है, लेकिन जो खाली ऑर्बिटल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इज इट ओके? अब फ्री रेडिकल अगर मान लीजिए बनता है तो सीधी सी बात है, यहां पर 2 हमारे पास में पॉसिबिलिटी है। क्या? एक तो फ्री रेडिकल खुद रिएक्ट करे, चलिए तो यहां पर हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। नाउ दिस R रेडिकल, दिस इज एन इंटरमीडिएट, दिस R रेडिकल में अंडरगो कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, RR का फॉर्मेशन होगा। दिस R रेडिकल में अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, इसमें स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, लेकिन अल्केन प्लस अल्कीन बन सकता है। दूसरी बात, ये जो R रेडिकल है, इस R रेडिकल को क्या अभी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है? इस R रेडिकल को भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है? बोलिए। आई थिंक इसको आवश्यकता है। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए दूसरे सोडियम से इसको मिल जाए, एक और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए दूसरे सोडियम से मिल जाए, देन इट मे चेंज टू R माइनस, ये R माइनस बन जाएगा। अब बच्चों एक बात मुझे बताइए,
अगर मैं आपसे बोलूं कि आर रेडिकल, तो इट इज ए डेफिशिएंट, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। आर माइनस के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज कर चुके हैं पहले, कुछ याद है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, इट्स ए न्यूक्लियोफाइल। प्रिसाइज नहीं होता बेटा, लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच में आता है, इट्स ए न्यूक्लियोफाइल। और सोचिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है? जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढता है? इलेक्ट्रोफाइल ढूंढता है मेरे को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे क्या। न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढता पता है? कहीं पे पॉजिटिव सेंटर है क्या। अरे इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पर पॉजिटिव सेंटर दिख तो रहा है, तो ये जाकर के क्या करेगा, इस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जाना चाहता था और ये आना चाहता है। सो दे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आर आर। तो ओवरऑल जो वुड्स रिएक्शन होती है बच्चों, वो ये सब चीजों पे डिपेंड करती है। मतलब दिस इज द मैकेनिज्म हाउ वुड्स रिएक्शन ऑकर्स। वुड्स रिएक्शन कब कब होती है, अब इसकी मैं बात यहां पे करूंगा, लेकिन उसके पहले, हाँ भाई मैंने सुन लिया है ना, मैंने सुन लिया है, मतलब देख लिया है, सुन नहीं लिया, देख लिया है। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पानी से कैसे रिएक्ट करता है। आई थिंक आप लोग पिछले समय से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर मान लो हम किसी ऐसे कंपाउंड पे डालते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, आई थिंक यू नो दैट कि इफ देयर इज एन एसिडिक हाइड्रोजन, और अगर नहीं पता है तो आपने फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या किया, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में तो ये सब बातें होती है। प्रीवियस स्लाइड पे फिर आ रहा हूं मैं, 2 मिनट वेट कर लो। तो ये जो सोडियम है, ये इसमें से H2 गैस लिबरेट करता है। आई थिंक अगर ये हम जानते हैं तो बेटा ये H2 लिबरेट कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन से तो हुई है, इलेक्ट्रॉन से तो हुई है ये लिबरेट। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज करता है वही तो यहां पर जो है रिएक्शन देता है यार। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, पर चलिए यहां पे बात छेड़ी है तो इसको थोड़ी सी खत्म कर लेते हैं। पिछली स्लाइड पे मैं आ रहा हूं। अब होता क्या पता है, जब मैं इस कंसेप्ट को पढ़ा रहा हूं तो 1-2 बच्चे परेशान है, सर पीछे पीछे क्या हुआ। भाई 2 मिनट रुक जाना यार, एक बार में कोई एक ही बात, आधी इधर स्लाइड खोल लू आधी इधर खोल लू, इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने बोला ना मेरे को आजकल पढ़ने में जो है ना इंटरेस्ट कम आ रहा है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस पे सुन लो, फिर अपन उस पे आ रहे हैं। RCOH सोडियम के साथ RSO3H। अब आप बोलोगे सर लेकिन कोई लेकिन नहीं, ये जितने भी कंपाउंड में यहां पे लिख रहा हूं ना, दे ऑल हैव एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब सफिशिएंट पोलर हाइड्रोजन जो सोडियम से रिएक्ट कर सके। ये सब कंपाउंड आपको याद रखना है बच्चों, ये जितने भी कंपाउंड में लिख रहा हूं ना ये सब याद रखना है, दे हैव एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो यहां से H2 लिबरेट करके NaOH बना, यहां पर क्या होगा, H2 लिबरेट होगी और RCOO Na बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, H2 लिबरेट होगी और RSO3 Na बन जाएगा। यहां पर H2 लिबरेट होगी और क्या बन जाएगा, RNH नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये सब Na पॉजिटिव है जहां भी लिख रहा हूं मैं। फिर इसके बाद में यहां पर क्या होगा, RONA और H2 लिबरेट होगी, H2 तो होगी। यहां पर क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA और H2 लिबरेट होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी, हाँ अब आपको थोड़ा सा यहां पर ऐसा डाउट आ सकता है सर ये कैसे हो गया। तो आप देखो एरोमेटिक एनायन बन रहा है, दिस इज एरोमेटिक, इस कारण से इसकी हाइड्रोजन भी सफिशिएंट एसिडिक है। तो कोई भी अगर मेरे पास में ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप रहा तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही सोडियम मिलेगा उसको, मतलब रिएक्टिव मेटल,
वो फट से क्या करेगा, उसके साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। अब मैं आपसे यहां पे दो बात करना चाहूंगा। पहली बात, मैंने मॉइस्चर फ्री क्यों लिया, सब नोट करना है, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा सब नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, सब पॉसिबिलिटी है अपने पास में। जल्दी से मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने मॉइस्चर फ्री वर्ल्ड क्यों बोला, समझ में आया क्या? अगर मॉइस्चर फ्री नहीं होगा, ये होगा, तो कहानी बदल जाएगी। हम क्या चाहते थे पता है, इलेक्ट्रॉन मिले आर को, इधर क्या हुआ पता है, इलेक्ट्रॉन ले लिया पानी ने। अरे कोई चीज अगर हम किसी को सप्लाई करना चाहते हो, कोई और ही बीच में से ले जाए, भंडारा हो गया ना, वी डोंट लाइक दिस भंडारा हियर, वी वांट इलेक्ट्रॉन शुड बी गिवन टू आर, अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तो मॉइस्चर नहीं चलेगा। दूसरी बात, सर ड्राई ईथर ही क्यों ले, ईथर ही क्यों ले, दूसरा क्यों नहीं ले, ईथर क्यों लेंगे, क्योंकि ये सब सॉल्वेंट में यूज किए जा सकते हैं, बट दे डोंट सपोर्ट वुड्स रिएक्शन, क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इस कारण से हमें ईथर ही लेना है, और ईथर में भी ड्राई ईथर लेना है। बच्चों क्या बोलते हो, यहां तक की कहानी अगर समझ में आई हो तो मैं पिछली स्लाइड पर फिर जाना चाहूंगा। यस, तो मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया, अब फिर से इधर आते हैं, चलिए सुनिएगा। अगर मैंने क्या बोला, जो भी मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, सब याद करने वाली चीजें हैं, बार बार मत पूछो। हां, एक बच्चा शायद एक पिछली स्लाइड के पीछे लगा हुआ है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, आप लोगों को शायद वो सूट होता नहीं है कि सर ये बेटा ये पहले इसको देख ले, तू खत्म कर पहले, ये इसको देख ले, लास्ट स्लाइड मैं दिखा था बाद में, लेकिन वो हो जाए तो मेरे को लिख देना यश, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा बेटा। धन्यवाद। मतलब तुमसे बोलता हूं कि मैं दिखाऊंगा, नहीं सूट होता है, हमको अभी दिखा, ठीक है भाई, ग्राहक भगवान होता है। चलिए अब आते हैं वापिस इसमें, इधर देखिए, फिर से मैं एक बात बता रहा हूं आपको। सबसे पहले Rx का बॉन्ड टूटा, R पे हो गए इलेक्ट्रॉन 6, एक इलेक्ट्रॉन मिला, R रेडिकल। अब ये रेडिकल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बनेगा भैया, R माइनस, क्योंकि उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो 8 हो गए भाई, 6 में एक गया 7, फिर एक और गया तो 8 हो गए ना। क्या बोलते हो, कार्बेनायन कैसे बना, समझ में आया क्या? अब ये जो कार्बेनायन है आपका, दिस कार्बेनायन कैन एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और एक रूल होता है क्या, दिस एक्स जब निकलता है तो उसका ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, या लिखा आपने एक्स माइनस का लिखा, ये आपको पता है एक्स माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आर माइनस ने एक्स माइनस को डिस्प्लेस किया, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, आर माइनस बॉन्ड बनाना चाहता है, एक्स माइनस जाना चाहता है, जाने वाले को जाने दो, आने वाले को आने दो, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ आर आर बॉन्ड। तो आर आर बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ, सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आर रेडिकल दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, यही आर रेडिकल एक दूसरे आर रेडिकल के साथ में, तो मैं यहां पे ट्वाइस लिख देता हूं ताकि आप किसी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में ना लेके आए, दे में कंबाइन टुगेदर आर आर बन जाएगा, दे में अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, रेडिकल में डिस्प्रोपोर्शन होता है, अल्केन और अल्कीन बन जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे, मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं आता है, नॉर्मली रिएक्शन आ सकती है, तो रिएक्शन मैंने पहले ही लिख दी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि यार मुझे एक बात बताइए, वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म आयनिक है या रेडिकल है, आयनिक है या रेडिकल है?
चलिए गुड, कुछ लोग सही लिख रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। इधर देखिए, देयर इज अ रेडिकल इंटरमीडिएट, रेडिकल जब रिएक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज्म। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्ब आयन, रेडिकल तो बना है, कार्ब आयन भी बना है, और कार्ब आयन जब अटैक कर रहा है तो दैट इज नोन एज द आयनिक मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा अपन पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके, ये तो बोर्ड पे जो लिखा है तो कॉपी में लिखना ही है, इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, तो फटाफट आप इन पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करें। लिखे पहली लाइन, इन वुड्स रिएक्शन both free radical and ionic mechanism occur. In Woods reaction, both free radical and ionic mechanism occur. आयनिक मैकेनिज्म भी होगा और फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म भी होगा। बोथ फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म ऑकर। पॉइंट लिखते समय ध्यान रखिएगा, वापिस से सेम टू सेम रिपीट नहीं होंगे, इसलिए एक ही बार में प्रॉपर लिख लेना। नेक्स्ट, इसको देखिए जरा, यहां पर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल भी और कार्बन आयन भी है। तो अगला पॉइंट, देयर इज ए कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। देयर इज ए कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होगा। कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, यार बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर दो चार लाइनें छोड़ दें। इसका पर्पस यह है कि जब भी मैं इसमें कुछ पॉइंट ऐड करवाना चाहूंगा वुड्स रिएक्शन में, तो आप उसको प्रॉपरली फिर से इसके अंदर ऐड कर पाए। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इसमें चार एक लाइन छोड़ दें, क्योंकि अब मैं अगली चीज समझाऊंगा, फिर मैं अगला पॉइंट ऐड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स लेकर के हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास में, और इस पे मैंने Na ड्राई ईथर ऐड किया, आप इसके मुझे प्रोडक्ट बना करके बता दीजिए। जल्दी से चारों रिएक्शन कंप्लीट करिए आप लोग। जो भी मेजर प्रोडक्ट है, ओके। अब रेजोनेंस होगा तो होगा, क्यों नहीं यूज होगा। यस, पहले वाले में एक रेडिकल बना ET, दूसरा रेडिकल बना ET, और दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। इस वाले में एक रेडिकल बना, दूसरा रेडिकल बना, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया।
इस वाले में एक रेडिकल बना, दूसरा रेडिकल बना, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब पूछेंगे तो कायरल होने के कारण 3 प्रोडक्ट काउंट होंगे। चौथे वाले में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री रेडिकल, और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों 3 डिग्री रेडिकल जब भी बनता है तो हमने पिछली क्लास में लिखा था कि ये बन तो जाएगा लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज में बनता है, वेरी माइनर, और जबकि इसके अंदर जो मेन ये आपका कॉम्बिनेशन है और ये डिसप्रपोर्शनेशन है, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए अल्कीन प्लस ए अल्केन। अब आप देखिए, अगर आप ठीक से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये जस्ट पिछली क्लास का रिपीटेशन है, बस ये कि आज मैंने एक नाम दे दिया वुड्स रिएक्शन। तो हमने रेडिकल क्यों पढ़ा था, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेडिकल की बातें होगी तो ऑलमोस्ट वही लॉजिक बार बार चलते रहेंगे। इज इट ओके? चारों एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आ गए। यहां पे मेजर माइनर की बात इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि यहां पर मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का नहीं है। क्या ये चारों आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को यस लिख के बोले या नो लिख के बोले तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। फोर्थ एग्जाम्पल में पिछली क्लास में वरुण हमने बात की थी बेटा कि अगर मान लो आपके पास 3 डिग्री रेडिकल हो तो 3 डिग्री रेडिकल में कॉम्बिनेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये लास्ट क्लास में हमने बोला है। एंड डिसप्रपोर्शनेट बिकम द मेजर, क्योंकि हमने रेट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन में 3:1 और बोला था 3 में डिसप्रपोर्शनेशन मेजर होता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने बात की थी बच्चों, वही हमने यहां पे भी रिपीट किया है। अब एक अगले उस पे आते हैं हम। चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ अब क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जल्दी से सोच के बताओ। Cl2 तो बनता ही नहीं है आदित्य। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए यहां पर आपके पास में जो रेडिकल्स होंगे, 2 रेडिकल्स होंगे। एक तो रेडिकल बनेगा CH3। अब CH3 रेडिकल में कंबाइन विथ अनदर CH3 एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3 रेडिकल में कंबाइन विथ ET रेडिकल एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3ET। CH3ET बोले तो प्रोपेन होता है। फिर ET रेडिकल में कंबाइंड विथ अनदर ET रेडिकल टू फॉर्म ब्यूटेन। तो अब आप देखिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शन हो गए। ये 3 तो कॉम्बिनेशन है बच्चों, प्लस सम डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। डिसप्रपोर्शनेशन के भी प्रोडक्ट कुछ तो बनेंगे ना भाई, बनना तो चाहिए। तो यार एक बात बताओ, अब यहां पर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है। ये जो 4-5 एग्जांपल है ना, इसमें भी 2 पॉइंट निकल के आए हैं। एक, जब हम लोग इस पे बात कर रहे थे ET मेजर, थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेशन, यहां पर भी 2 रेडिकल को जोड़ दिया, साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन।
यहां पर भी दो रेडिकल को जोड़ दिया, साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यार बच्चों यहां पर कॉम्बिनेशन में लेकिन एक एक प्रोडक्ट है। यहां आप क्या देख रहे हो, कॉम्बिनेशन में ही हमारे पास में 3 प्रोडक्ट है प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वुड्स रिएक्शन की यील्ड होगी, भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ताकि उससे हम कुछ बना सके, कुछ कंपाउंड बना सके। तो अगर मान लीजिए हम 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इफ वी टेक 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्या आपको लगता है कि वुड्स रिएक्शन की यील्ड अच्छी होगी? क्या आपको लगता है कि यील्ड ऑफ द रिएक्शन, यील्ड मतलब समझते हो क्या, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके परसेंटेज की बात हो रही है। डोंट यू थिंक दिस इज अ भंडारा? वी आर गेटिंग सो मेनी प्रोडक्ट बट द परसेंटेज विल बी लेस। कम कम परसेंटेज में मिलेगा लेकिन बहुत सारा मिल जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के नंबर बहुत सारे हैं पर कोई भी बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन की यील्ड खराब होती है, ऑर्गेनिक में हम उसको लीस्ट प्रिफर करते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन की यील्ड मतलब परसेंटेज ऑफ ए सिंगल मेजर प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं हो, हम बोलते हैं रिएक्शन की यील्ड खराब है। तो अगर रिएक्शन की यील्ड खराब होती है तो हम उसको प्रिफर नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, समझना, दिस वुड्स रिएक्शन इज नॉट गुड। ये वाली जो वुड्स रिएक्शन है ना, ये एग्जांपल 5th वाला इज नॉट गुड। यार लेकिन एक बात बताओ, दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तो अच्छे हैं। फोर्थ, यार फोर्थ में तो कॉम्बिनेशन माइनर है, तो आरआर तो मेरे को कम मिल रहा है, अल्कीन और अल्केन जो मिल रहा है डिस्प्रपोर ज्यादा मिल रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन पहले 3 तो सही है ना यार, मुझे इथेन बनाना है, मतलब ब्यूटेन बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इससे आपको एक बात समझ में आई क्या, वुड्स रिएक्शन जब मैं 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लूंगा तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं एक ही अल्काइल हैलाइड लूंगा, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री, तो अच्छी है। तो क्या लिखेंगे, अगली लाइन लिखिए, दिस रिएक्शन इज best for the preparation of, this reaction is best for the preparation of alkane containing even number of carbon, best for the preparation of alkane containing even number of carbon and even number of carbon and symmetrical in structure, देखो मैंने इवन क्यों बोला बच्चों, जब तुम कोई भी आर लेते हो और वो आर बनता है तो हमेशा इवन हो जाएगा। आर में 1 कार्बन हो तो 2 का प्रोडक्ट बनेगा, 2 हो तो 4 का बनेगा, 3 हो तो 6 का बनेगा, तो प्रोडक्ट हमेशा इवन बन जाएगा, इवन कार्बन का। दूसरी बात, जब मैं 2 आइडेंटिकल आर को जोड़ता हूं, आइडेंटिकल, जब मैं आइडेंटिकल आर को जोड़ता हूं तो अपने आप मॉलिक्यूल में सिमेट्री दिखती है। वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिक अल्केन को बनाने के लिए, वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिक अल्केन को बनाने के लिए, इवन कार्बन वाले सिमेट्रिक अल्केन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन एक ही अल्काइल हैलाइड से हमको वो करना है, 2 का मिक्सचर नहीं लेना है।
व्हाट इज माइनर एंड मेजर? बेटा इसका मतलब समझना चाहते हैं अगर इंग्लिश टू हिंदी, तो एक ज्यादा क्वांटिटी में मेजर होता है और कम क्वांटिटी में माइनर होता है। दिस इज द मीनिंग। ज्यादा बना मेजर बोलेंगे, कम बना माइनर बोलेंगे। यस। अब बच्चों एक और बात यहां मैं आपको लिखवाऊंगा। आई थिंक ये वुड्स में आपने पॉइंट जोड़ा होगा, है ना? ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना वुड्स में जोड़ते जाना। यार मैंने यहां पर आरसीएल लिया, फिर यहां आरबीआर भी लिया, मान लो मैं आरआई ले लेता। मेरे से कोई पूछ ले, अच्छा बताओ अगर मेरे पास में डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, मान लो मैंने बोला आर आई बी है मेरे पास, आर बी आर है, आर सी एल है और आर एफ है, तो वुड्स रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? वुड्स रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था ना कि हेलोजन क्या बोल रहा है मेजाओ? आपको पता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आई माइनस। क्योंकि हाँ, अब यहां पर उलझ गए ना, कोई एफ लिख रहा है, कोई सीएल लिख रहा है, कोई आई लिख रहा है, एक आदि कोई थोड़ी देर में बीआर भी लिख देगा। ध्यान दो, साइज से नहीं होता है। लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट क्या है सुनना, जिसका भाई लिविंग ग्रुप आर एनायन, जैसे यहां पे आई नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, सीएल और एफ नेगेटिव, जो एज ए बेस बहुत वीक होगा, एज ए लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होगा। वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। अगली लाइन लिखो जल्दी से, वीकर कॉन्जुगेट बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। वीकर कॉन्जुगेट बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। मुझे बताओ सबसे अच्छा एसिड HI है या HF है? सबसे अच्छा एसिड HI है या HF है? HI। और अगर HI अच्छा एसिड है तो आपको मालूम है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ऐसा आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अगर इक्विलिब्रियम में आपने ये पढ़ा है बच्चों, तो जल्दी से मुझे बताओ सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? If HI is the strong acid, then the weakest conjugate base will be I minus. And अभी मैंने लाइन क्या लिखी थी? Weak conjugate base are good living group. Weak conjugate base अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो उस हिसाब से ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, जल्दी से बता दो। What should be the order of reactivity in this alkyl halides? Yes, अच्छा लिविंग ग्रुप आई माइनस, मोस्ट रिएक्टिव, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन वुड्स रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन वुड्स रिएक्शन। चलिए अब आगे आते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, which of the given below alkanes can be prepared in good yield by Woods reaction?
इनमें से कौन कौन से अल्केन हैं जिनको हम अच्छे परसेंटेज में वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से सोचें और इसके बाद में अपनी सूची से जो भी आंसर आ रहा है वो निकाल के मुझे बताएं। यस, तो बच्चों हमने अभी क्या बोला था कि जब भी हम वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे पहले तो हमको यह देखना है कि उससे इवन कार्बन के अल्केनियम अच्छे से बना सकते हैं, इवन वाले। इसमें देखो पहला इवन है, दूसरा भी इवन है, तीसरा तो इवन ही नहीं है यार। 1 2 3 4 5, अच्छा ये भी इवन है, सॉरी ये भी इवन है, ये भी इवन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये इवन नहीं है। और एफ वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ई और एफ तो कट गए, क्योंकि हमने बोला था वुड्स रिएक्शन इज बेस्ट टू प्रिपेयर दी इवन कार्बन कंटेनिंग अल्केन एंड दैट टू बी सिमेट्रिकल। क्या आपको ई और एफ दोनों क्यों कट गए समझ में आया? मैं बता रहा हूं बाकी यार भाई, दोनों क्यों कट गए समझ में आ गया? ई और एफ जिन लोगों ने अपने आंसर में इंकॉर्पोरेट किया था उन्होंने क्या गलती की समझ में आया क्या? कि वहां पर तो कार्बन ही ऑड है, इसका मतलब वहां तो पॉसिबिलिटी आनी नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं हम ए बी और सी डी में। इसमें से बताओ कौन कौन से सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल का मतलब समझना, यहां पर सिमेट्री से मतलब है, अब आप लोग सिमेट्री में बहुत कुछ पढ़ चुके हो ना, यहां सिमेट्री से मतलब क्या है? ऐसा जिसको कि मैं 2 आर में तोड़ सकूं। सिमेट्री का मतलब यहां पर यह है बच्चों। अब सिमेट्री में क्या आपको लगता है सी वाला ऐसे 2 आर में टूट जाएगा? जो भी सी लिख रहे हैं, हाँ अब नो चालू हुआ ना लिखना, अभी तक तो सी लिखे जा रहे थे। इसको अगर आप तोड़ने जाओगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5, अब 5 की चेन को अगर आप तोड़ते हो तो या तो यहां से तोड़ोगे तो इधर 2 इधर 4 कार्बन, और यहां से तोड़ोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? सी भी पॉसिबल नहीं है। अब बताओ अब क्या बचता है? डी बचता है। डी को तोड़ सकते हैं क्या? हाँ यार, और डी में 2 आर मिल रहे हैं क्या? मिल रहे। बी को तोड़ सकते हैं क्या? अगर बी को तोड़ने जाए 1 2 3 4 5, पहले तो इसमें कार्बन ही ऑड है तो बी तो वैसे हट गया, वो बचता है ए। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए एंड डी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? बी क्रॉस कर दिया ना बेटा, क्योंकि बी में तो नंबर ऑफ कार्बन ही इवन नहीं है। तो आई थिंक अभी आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन में हमने जो पॉइंट्स लिखे थे वो यहां तक के आपको क्लियर होंगे। यार बच्चों एक बात बता, मीथेन बनाना हो तो वुड्स में मीथेन बनाना हो तो बनेगा क्या? आर आर, मीथेन में एक ही कार्बन है, संभव ही नहीं है। मतलब वुड्स रिएक्शन में मिनिमम इथेन से स्टार्ट होता है, मीथेन नहीं बनता। तो अगला पॉइंट ऐड कर लो जल्दी से। बाय वुड्स रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन।
बाय वुड्स रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, हम मीथेन वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। यस, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मान लो मेरे पास में एक ही स्ट्रक्चर में दो हेलोजन लगे हो और अगर मैं वुड्स रिएक्शन कराऊं तब क्या होगा? सर अगर क्वेश्चन में गुड यील्ड नहीं बोला हो तो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि वुड्स रिएक्शन से क्या बन सकता है तो पॉसिबिलिटी तो सभी है, पर क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं गुड यील्ड का तो याद रखना ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर अल्केन वुड्स रिएक्शन से थोड़ा बहुत तो बन ही सकता है ना। हमेशा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वैसी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहां अगर मैं ले रहा हूं यील्ड वाइज बात करने के लिए, मान के चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ही अपने को क्रॉस होना है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, एक और पार्ट है वुड्स का, दैट इज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। क्या हुआ बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कंपाउंड है और इस पे मैंने Na ड्राई ईथर ऐड कर दिया। अब आप सोच के देखिए, मैकेनिज्म में अब फिर से नहीं बोलने वाला हूं। रीजन क्या है कि भाई वो तो सेम टू सेम ऑलरेडी हमने नोट कर ही लिया था, लेकिन ये जो हमारे पास में कौन Na है वो यहां पर भी रेडिकल जनरेट करेगा, यहां पर भी रेडिकल जनरेट करेगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहां रेडिकल बनाया, यहां रेडिकल बनाया और साथ में कौन निकल गया, NaH यहां से बाहर हो गया। अब ये कंबाइंड होकर के आपको क्या दे देगा, साइक्लोब्यूटेन। तो जब हमारे पास में डायहेलोजन होंगे, when we have डायहेलोजन, एक ही स्ट्रक्चर में दो हेलोजन हो तो वहां पर हम लोग इंट्रामोलिकुलर वुड्स की बात करेंगे, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म वाइज कुछ भी नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेडिकल का किस प्रकार से हम कंबाइन करते हैं ये भी पिछली क्लास में देखा हुआ है। तो थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट इसके अंदर। करिए जल्दी से।
चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। बताऊंगा सेकंड पेज बताऊंगा, थर्ड बताऊंगा, पहले 2 हो गए। तो पहले 2 में इधर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरे पास में एक रेडिकल यहां बनेगा, एक रेडिकल यहां बनेगा। और आई थिंक मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और ऑलवेज थर्मोडायनामिकली मोर फेवरेबल, तो ये बन जाएगा। यहां पर बात करते हैं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हियर एंड रेडिकल हियर। तो ये अब आप देखेंगे कि लास्ट क्लास में जो हमने किया था, कुछ नहीं, इसको मैंने अंदर कर दिया और इनको ले जा करके आपस में, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो का वही हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रेडिकल बनने के बाद की जो कहानी है वो तो सबके लिए कॉमन होगी। वुड्स रिएक्शन में नया क्या है, रेडिकल कैसे बनता है। ओके, चलिए अगली स्लाइड पे आ जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, यहां रेडिकल बनेंगे, जोड़ दिया। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें कुछ नया दिख रहा है क्या? चलो पहले लिख के देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक रेडिकल यहां बन रहा है बच्चों, एक रेडिकल यहां बन रहा है, 1 2 3 4, एक रेडिकल यहां बन रहा है और एक रेडिकल यहां बन रहा है। अब ऐसे 4 रेडिकल बने हैं। क्या लगता है कितने मेंबर्ड रिंग हमको यहां पर बनाना चाहिए? गुड, पहले तो आप अपना करेक्शन करें। करेक्शन ये है कि हम 6 मेंबर्ड से ज्यादा बड़ी रिंग बनाना प्रिफर नहीं करते हैं। तो जो लोग 8 मेंबर्ड बोल रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और 6 मेंबर्ड रिंग यहां पे बन नहीं सकती, 6 मेंबर्ड रिंग यहां पे बन नहीं सकती। हां, 4 मेंबर्ड रिंग 2 बन सकती है। कब? जब मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं। लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं? जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो आई थिंक you can have a 5 membered ring here and another 5 membered ring here. तो instead of making 2 4 membered ring, 2 5 membered ring ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि रिंग का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, 6 membered then 5 membered। और फिर अगर मान लीजिए हमारे पास में 7 और 4 में ऑप्शन हो तो 7 पे जाते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू 6 membered, 8 तो बनाने ही नहीं है। 6 membered, 5 membered, 4 और 7 का ऑप्शन हो तो 7 membered, ऑप्शन नहीं हो तो फिर 4 बनाना ही पड़ेगा। इज इट ओके? क्या ये बात समझ में आई? तो जो लोग सोच रहे थे कि मैं यहां पे डबल बॉन्ड बना दूं और इसको जोड़ करके 8 मेंबर्ड बना दूं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो सोच रहे थे कि मैं ये 4 मेंबर्ड और ये 4 मेंबर्ड बना दूं, वो भी गलत है, क्योंकि 5 और 5 मेंबर्ड रिंग बनना पॉसिबल है। क्या ये क्लियरली समझ में आ गया सबको? जल्दी से मेरे को रिप्लाई करके बताओ। ऑप्शन वाली बात समझ में नहीं आई बेटा। ऑप्शन वाली बात समझ में इसलिए नहीं आई, जब तेरे को 2 केस मिलेंगे, जैसे यहां दे, एक 4 का ऑप्शन है, एक 5 का ऑप्शन है। हमने कौन से ऑप्शन पे गए, 4 पे कि 5 पे? 5 पे गए। ऑप्शन का मतलब ये होता है, एक 8 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, हम गए 5 पे। मतलब हमारे पास में
एक ऑप्शन 8 मेंबर रिंग का था, एक 4 का था और एक 5 का था, पर हमने 5 को चूज किया क्योंकि दैट गिव्स द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आना चाहिए। हाँ, अब इस पे आते हैं। इसमें क्या लगता है कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? एग्जाम्पल 5 में क्या होगा? रेजोनेंस का कंसेप्ट तो है, लेकिन क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या डबल बॉन्ड बना दे? गुड। अगर मैं, चलो लिख देता हूं पहले मैं, अगर मैं यहां पर ऐसा करता, सुन लीजिए, और इनके कारण अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बनाता तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको मैं, क्योंकि ये हो जाता एंटी एरोमेटिक। तो फिर क्या करूंगा मैं? तो मेरा प्रेफरेंस ये होगा बच्चों कि यहां पर एक रिंग ले लेते हैं हम, और ऐसी एक और रिंग ले लेते हैं। कोई बोलेगा सर आपने बोला था कि इंटर और इंट्रा में इंट्रा करवाना है। बिल्कुल सही है, लेकिन यह एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम इंट्रा नहीं करवाएंगे और यहां पर हम इंटर करवाएंगे, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। हर्ष, आप जो लिख रहे हैं बेटा टॉटोमर, यहां पे कहीं है ही नहीं, वो तो आपने जबरदस्ती टॉटोमर वर्ड डाल दिया फुर्सत में बैठ के, कुछ मतलब ही नहीं है यार। देयर इज नो केस ऑफ टॉटोमरिज्म हियर। चलिए, हाँ ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल एंड दिस डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पे इंट्रा की बजाय हमने इंटर को प्रेफरेंस दिया। यस, देखिए आपको सबसे बड़ा फायदा बताता हूं मैं, वुड्स रिएक्शन समझने से आपको इससे मिलती जुलती बहुत सारी रिएक्शन बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कवर अप हो रहा है। ये प्लेनर होता है क्या? कैसे होगा? sp3 कार्बन से। नेक्स्ट, यहां पर आते हैं दो एडजेसेंट, 5 के बाद में दिस इज 6, दिस इज 7। चलिए जल्दी से आप मेरे को करके बताइएगा, ये क्वेश्चंस भी एक बार ट्राई करिए, जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। दो एडजेसेंट कार्बन पर Cl लगे हैं, क्या होगा? दोनों एडजेसेंट कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा, इसको मैं पूरी वैलेंसी कर देता हूं H। एडजेसेंट कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा, और वो रेडिकल जब यहां पे कंबाइंड होगा सो इट विल फॉर्म ए न्यू पाई बॉन्ड। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 वाले में बताइए क्या हो सकता है? एक रेडिकल यहां बनेगा, एक रेडिकल यहां बनेगा, एक ही ऑप्शन है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का, तो यू विल गेट ए 5 मेंबर्ड रिंग। इज इट ओके? तो 6 और 7 में कंफर्टेबल है अपन। अब जल्दी से मुझे 8 वाला बताइए। एट्थ वाले में क्या करना पड़ेगा? यस, सही जा रहे हो ऋषभ, बहुत बढ़िया। सुधांशु सही है, कार्तिक निगम बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी बेटा, बिल्कुल सही है। अब बहुत सारे लोग हो गए तो नाम इतने सारे नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बोला था कि इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन और इंटर मॉलिक्यूलर में से हमारा प्रेफरेंस जो है वो किसके तरफ रहेगा? इंट्रा के तरफ। सो इट ऑलवेज गिव्स दिस प्रोडक्ट, इंट्रामोलिकुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया जाए? कितने हेलोजन है? एक ही हेलोजन दिख रहा है मुझे। एंड यू इफ यू आर हैविंग ओनली सिंगल हेलोजन, तो क्या करेंगे आप? कॉम्बिनेशन 3 मेंबर्ड रिंग कैसे बनाओगे? इसका कंपाउंड क्या बना है, कोई बता सकता है क्या मुझे? कितने मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन गया है? प्रोडक्ट में कितने मेंबर्ड स्ट्रक्चर है? 5, 9, 4, 8। चलिए, ये रिएक्शन इंट्रा है या इंटर है? ये इंट्रा है या इंटर है? ओके, चलो अब सुनो जल्दी से, एक छोटी सी गलती यहां पे हो रही है, ध्यान देना। आप इस पूरे कंपाउंड को ठीक से देखो तो आपके पास में एक तो क्लोरीन है बच्चों, और एक यहां पर OH भी तो दिख रहा है यार। और अभी हमने एक लाइन बोली थी, मतलब लिखा था हमने, पूरा एक स्लाइड है हमारी, कि हम Na को अगर इसके साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? Na विद अल्कोहल H2 लिबरेट करेगा, बिल्कुल सही है। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? Cl के पास में, तो Cl अभी कुछ नहीं करेगा, Cl ऐसा का ऐसे ही बैठा है, और इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास? OH के पास, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और H2 गैस लिबरेट हो गई। अब बोलोगे सर इससे क्या हुआ? इससे नई चीज हो गई है, ध्यान देना। अभी मैंने वुड्स में आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये लिविंग ग्रुप है तो O नेगेटिव, अगर ये लिविंग ग्रुप है तो O नेगेटिव को मैं कुछ बोल सकता हूं क्या? O पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा? और अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के इस Cl को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, and it leads to formation of 1, 2, 3, 4 carbon and 1 oxygen, a 5-membered ring that is known as the THF, tetrahydrofuran इसका नाम है। इस एग्जाम्पल से आपको मैंने एक और पॉइंट क्लियर कर दिया। अब वो पॉइंट क्या है? हाँ बता रहा हूं, सुन लो पहले। इस एग्जाम्पल से मैंने एक और पॉइंट क्या क्लियर किया, सुनना। अगर किसी अल्काइल हैलाइड में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वुड्स नहीं होती है। तो पहले अपने उसमें एक पॉइंट ऐड करो जल्दी। कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन cannot undergo Wurtz reaction. Compound containing acidic hydrogen cannot undergo Wurtz reaction. Cannot undergo Wurtz reaction. अब ब्रैकेट में लिख लो, अब ब्रैकेट में लिख लो, it liberates hydrogen. It liberates hydrogen and undergoes intramolecular substitution, nucleophilic substitution. It liberates hydrogen and undergoes intramolecular nucleophilic substitution. जो मैंने बोला है ये आपने नोट कर लिया होगा। कंपाउंड विथ एसिडिक हाइड्रोजन डू नॉट शो वुड्स रिएक्शन। ब्रैकेट में क्या लिखवाया मैंने? इट फर्स्ट लिबरेट्स हाइड्रोजन देन अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबने नोट कर लिया। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। पहले सोडियम ने क्या करा? OH में से H2 लिबरेट करके O नेगेटिव बना दिया। ये सबको क्लियरली समझ में आया है? गौरव,
ओ नेगेटिव कैसे बना, H2 लिबरेट करके ओ नेगेटिव बन गया। मैंने पिछली स्लाइड में लिखा ROH पे Na डाले तो RO नेगेटिव बनता है, तो मैं आगे की बात बोलूंगा। अब ये जो O नेगेटिव है मेरा, कौन, दिस O नेगेटिव, दिस O नेगेटिव नाउ विल एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये क्या करेगा, इस Cl को सब्स्टिट्यूट करके वहां पर बॉन्ड बना देगा। तो बजाय वुड्स के आपको यहां पर एक अलग ही रिएक्शन होती हुई दिख रही है, इसको हम वुड्स नहीं बोलते, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एक न्यूक्लियोफाइल ने आकर के दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां से, सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, I think now we are comfortable with Woods as well as intramolecular Woods reaction. Any problem? यार बच्चों, एक क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे अभी मैंने तुमको एक कंपाउंड बताया था, क्या मैं इसको वुड्स रिएक्शन से बना सकता हूं क्या? THF का फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, टाइम तो होने दे पहले। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन THF का फुल फॉर्म है। मेरा क्वेश्चन है, इज द गिवन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन? हाँ, वो तो बनाया था, क्वेश्चन ये है कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो सुनना, अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर अभी आपने बोला था इवन होना चाहिए और सिमिट्री होना चाहिए, वो जो लाइन थी ना वो ओपन स्ट्रक्चर के लिए थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर जितने भी हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, हम उनको वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं। कैसे? इधर देखो, मैं इसको यहां से बॉन्ड को तोड़ता हूं और यहां से बॉन्ड तोड़ करके बच्चों मैं एक हेलोजन यहां लगा दूंगा और दूसरा हेलोजन यहां लगा दूंगा। अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता हूं तो एक हेलोजन में यहां लगा दूंगा और एक हेलोजन में यहां लगा दूंगा। अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता हूं इस जगह से, तो उस कंडीशन में एक हेलोजन में यहां लगा दूंगा, एक हेलोजन में यहां लगा दूंगा। अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता हूं तो यहां से बॉन्ड तोड़ना और यहां से बॉन्ड तोड़ना एक ही हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको यहां पर समझ में आ गया है कि मेरे पास में इंट्रामोलिकुलर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए वो जो रूल हमने लगाया था ना वो वैलिड नहीं है। इवन वाला और सिमेट्री वाला साइक्लिक के लिए वैलिड नहीं है। ये सब हमारे पास में तरीके हैं। इज इट ओके? क्या आप कंफर्टेबल हो यहां तक? तो दिस इज ऑल अबाउट वुड्स एंड इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। मुझे लगता है कि आपको ये पूरे रिएक्शन समझ में आई होगी। अब मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं। सबसे पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए नाउ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एंड टेंथ लास्ट। ठीक है बच्चों, चलिए